तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। देखिए दुनिया इतनी खूबसूरत है तो उसको देखने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत होगी। तो दुनिया को देखने के लिए भगवान ने बनाई है आंखें। तो आंखों का मेन काम है देखने का। तो जैसा कि यो यो हनी सिंह जी ने अपने गाने में कहा है कि ब्लू आइज हिप्नोटाइज तनु कर दी है मैंने। तो ये जो हिप्नोटाइज करने का काम है ना, ये सेकेंडरी काम है। जो प्राइमरी काम है आइज का वो देखने का है। तो अब यहाँ पर हम आइज के बारे में देखेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका और कैसे काम करती है आइज। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये स्फेरिकल शेप का होता है, कुछ इस तरीके का स्फेरिकल शेप का होता है। और इसका जो डायमीटर होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर। और यहां पर जो सबसे जो बाहर का पोर्शन है ये वाला, ये थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है। दिस इज नोन एज कॉर्निया। दिस इज कॉर्निया। और उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर इस तरह से मेम्ब्रेन लगी होती है। इन मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं आइरिस। और उसके बाद यहां पर देखिए जो स्पेस खाली है ना यहां पे, दिस स्पेस इज नोन एज प्यूपिल। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर कुछ मसल्स लगी होती है। ये मसल्स बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ये दोनों साइड लगी होंगी। सो दीज मसल्स आर नोन एज सीलियरी मसल्स। और यहां सेंटर में होता है लेंस। और इसको होल्ड करके रखते हैं, इनको हम बोलते हैं, जो होल्ड करके रखा है इन्होंने, इनको हम कहते हैं लिगामेंट्स। और यहां पर एक लेंस हो गया हमारा, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको हम लोग आई लेंस कहेंगे, आई लेंस। और ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। उसके बाद देखिए यहां पर बैक साइड में होता है रेटिना। दिस इज रेटिना। और रेटिना को हम लोग स्क्रीन कहते हैं, यानी कि आईज में जो भी इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना पे होती है। उसके बाद यहां पर होता है हमारा ये ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो गया। दिस इज ऑप्टिक नर्व। ये आपका जो ऑप्टिक नर्व है ये आपके ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। एक पॉइंट यहां पर होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। दिस इज ब्लाइंड स्पॉट। तो इसके बाद देखते हैं कि यहां पर कैसे कैसे क्या क्या, मतलब जो भी हमने इसके पार्ट्स लिए हैं उसका क्या क्या काम है। देखिए सबसे पहले आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, बिल्कुल आउटर पार्ट है जहां से लाइट एंटर होती है। ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही काम करता है। ये भी जो क्योंकि यहाँ पर जो रेज होती है वो रिफ्रैक्ट होती है, लाइट की रेज अंदर गई तो थोड़ा सा जो रिफ्रैक्शन होगा वो कॉर्निया में भी होता है। तो दिस इज कॉर्निया। और उसके बीच में यहां पर क्या होता है, लिक्विड मटेरियल होता है। दिस इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। एक लिक्विड मटेरियल है, दिस इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। और यहां पर ये होती है हमारी मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज आइरिस। जो आपकी जो आइस का कलर है वो इस आइरिस की वजह से ही होता है। वो डिपेंड करता है कि आइरिस में कलर कौन सा है। इसके बाद अच्छा, यहां पर जो आपका एक पिगमेंट होता है उसको कहते हैं मेलानिन। इस मेलानिन पिगमेंट की वजह से ये आइस का जो कलर है वो आपका, किसी का आई ब्लैक रहता है, किसी का ब्राउन रहता है, किसी का आईज ब्लू रहती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका मेलानिन जो पिगमेंट है वो किस कलर का है। उसके बाद इसके बीच में एक गैप होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। तो जो आपके बीच में जो आईज जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखता है दैट इज ड्यू टू प्यूपिल। अब प्यूपिल यहां से ब्लैक दिखता है क्योंकि यहां पर कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही। जितनी भी लाइट रेज वो सब अंदर की तरफ चली जाती है, तो कोई भी लाइट रे यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होती। इसकी वजह से आपका जो सेंटर पार्ट है वो ब्लैक दिखता है। उसके बाद यहां पर देखिए दीज आर सीलियरी मसल्स, बहुत ही फ्लेक्सिबल मसल्स है।
इनकी वजह से आपका जो आई लेंस है इसका आप साइज चेंज कर सकते हो। साइज चेंज का मतलब ये है कि ये फ्लेक्सिबल लेंस होता है, तो ये आपका कभी भी पतला भी हो सकता है और मोटा भी हो सकता है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि इसका जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो सकता है। इसके बाद इसके अंदर में एक जेली सब्सटेंस होता है, दिस इज नोन एज वाइट्रियस ह्यूमर। एक जेली टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि ये जो आई है आपकी, इसको स्फेरिकल शेप देने का काम करता है। तो इससे क्या रहता है, आपकी जो आई का जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल रह पाएगा। फिर बात करते हैं रेटिना की। देखिए जो भी आपकी इमेज फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है रेटिना पे। रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ द ह्यूमन आई, और यहां पर जो इमेज बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज बनेगी हमेशा इन्वर्टेड, बट जो सिग्नल के फॉर्म में आपके ब्रेन तक पहुंचती है और उसके बाद आपकी ब्रेन उसको यानी कि वर्चुअल करके दिखाता है, हमेशा सीधी इमेज आपको करके दिखाता है, वर्चुअल और इरेक्ट करके दिखाता है। तो उसके बाद एक आता है ब्लाइंड स्पॉट। ये इनसेंसिटिव टू लाइट है, यानी कि यहां पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती, यहां तक लाइट पहुंचती ही नहीं है, तो इसीलिए इस पॉइंट को हमने कह दिया ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ये जो सिग्नल है यहां से, यानी कि जो भी इमेज फॉर्म हो रखी है उसको सिग्नल के फॉर्म में आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद देखिए ये यहां पर जो रेटिना है, रेटिना में दो टाइप्स के सेल होते हैं, एक होते हैं कोन सेल्स और दूसरे होते हैं रॉड सेल्स। ये जो कोन सेल्स हैं ये कोनिकल स्ट्रक्चर के होते हैं, और ये जो रॉड सेल है आपके, ये रॉड स्ट्रक्चर यानी कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। ये जो कोन सेल हैं ये एक्टिव होते हैं डे टाइम में, यानी कि जब आपकी लाइट ज्यादा होती है, जब लाइट बहुत ज्यादा होगी उस टाइम पे ये कोन सेल्स आपके एक्टिव हो जाएंगे, और जो भी कलर होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो दिखता है आपको कोन सेल की वजह से। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर अगर आपको देखना हो, आप देख पाते हैं, तो वो बिकॉज ऑफ कोन सेल्स, कोन सेल्स। इसके बाद देखिए आता है रॉड सेल्स। रॉड सेल जब भी आपका डिम लाइट होगा, कहीं पर भी अगर आपका डिम लाइट है तो उस टाइम पे आपके जो रॉड सेल्स हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, और यहां पर जो भी आपको दिखाई देगा वो कलर नहीं दिखाई देगा, बल्कि यानी कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा। तो कहीं पर अगर आप डिम लाइट में चले जाते हो तो वहां पर क्या होता है, आपको एग्जैक्ट कलर नहीं पता लगता है। मान लीजिए शाम के टाइम पे आप घूमने निकले और आपने कोई कार देखी और उस कार का आप एग्जैक्ट कलर नहीं बता पाओगे, आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का है। तो क्योंकि वहां पर जो आपके सेल उस टाइम पे एक्टिवेट होंगे डिम लाइट में, वो होते हैं रॉड सेल्स। ओके, इसके बाद देखिए एक बात और किया जाए, लाइट जो यहां पर इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं। देखिए काम कैसे होता है। देखिए लाइट की रेस एंटर हुई, सबसे पहले कॉर्निया में गई, कॉर्निया से उसके बाद ये एंटर हुई और ये गई आई लेंस में, और आई लेंस के बाद ये रिफ्रैक्शन हुआ इसमें और ये इमेज फॉर्म हो गई रेटिना के ऊपर। बस सिंपल इसका यही काम होता है। ये जो आइरिस है ये क्या होता है, अपना जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं। दैट मींस ये प्यूपिल का जो साइज है ये ज्यादा और कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पर। अगर कभी लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई तो ये आइरिस बहुत आपस में एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, यानी कि प्यूपिल का साइज आपका कम हो जाएगा। और अगर कभी लाइट की रेस काफी कम हो गई तो क्या होगा, आइरिस एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, जिसकी वजह से आपका जो प्यूपिल का साइज है वो काफी बढ़ जाता है। अब अगर लाइट का रेस, अच्छा फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कभी थिएटर में गए, जैसे आप थिएटर में जाते हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है स्टार्टिंग में, बट थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद आपको चीजें दिखाई देने लगती है कि हाँ कौन कहां बैठा है, आपको पता लग जाता है, आप इजीली अपनी सीट ढूंढ सकते हो। तो क्योंकि जब इंटरवल टाइम होता है तो उस टाइम पे आप इजीली जब सब कुछ आपको दिखाई देता है। तो बट ऐसा क्यों होता है, देखिए जो ये जो साइड जो मूवमेंट है इनका, तो वहां पे जो थिएटर है, थिएटर में लाइट बहुत कम होती है, लाइट की इंटेंसिटी काफी कम होती है। तो जैसे ही आप बाहर से, यानी कि थिएटर के बाहर से जब आप अंदर गए तो आपका, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा था थिएटर के बाहर, तो आपकी जो आइरिस थी वो काफी क्लोज थी एक दूसरे के,
और जैसे आप थिएटर के अंदर गए, लाइट की इंटेंसिटी काफी कम हो गई, तो इस वजह से जो आइरिस है वो धीरे धीरे करके, शिफ्टिंग एकदम से नहीं होती है, यानी कि जो साइज है प्यूपिल का वो एकदम से बड़ा नहीं होगा, उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो टाइम लगता है, इसी वजह से आपको कुछ टाइम बाद ही आपको चीजें थिएटर के अंदर दिखाई देनी स्टार्ट होती है। और इसका एक और एग्जांपल, अगर आप लोग कभी थिएटर के अंदर में हो और फिर एकदम से बहुत ज्यादा डार्क अगर हो जाए और एकदम से अगर आप बाहर आओ, अगर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में आप चले गए, तो आपको अपनी आंखों पे ऐसे हाथ लगाना होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, आइरिस एक दूसरे से काफी दूर होती है, तो प्यूपिल का साइज काफी ज्यादा हो गया क्योंकि अंधेरे की वजह से। अब जैसे ही आप एकदम उजाले में गए, तो आप इसको तो पास आने में टाइम लगेगा, तो यानी कि ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी आपकी आंखों में एंटर हो जाती है उस टाइम पे, तो इसी वजह से आपकी आईज में थोड़ा इरिटेशन होती है और आपको हाथ लगाना पड़ता है, तो ताकि कम अमाउंट में लाइट आपकी आईज के अंदर जाए और आपको चीजें दिखाई दे। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। इस बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन की। तो देखिए, ह्यूमन का जो आई है ना, ये बड़ा ही डेलिकेट है, बड़ा ही नाजुक है, तो कई बार होता क्या है, इसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर मेनली बात करेंगे कि किस टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं और उनका करेक्शन करने का तरीका क्या है। सबसे पहला जो डिफेक्ट है दैट इज मायोपिया। इसको हम लोग नियर साइटेडनेस भी कहते हैं और शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। नंबर सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम लोग फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। नंबर थर्ड इज प्रेसबायोपिया, देन एस्टिग्मेटिज्म एंड लास्ट वन इज कैटरैक्ट। हम लोग 5 टाइप्स के डिफेक्ट्स के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 इज मायोपिया। सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया की, जिसे हम लोग नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। यहां पर होता क्या है, इस डिफेक्ट में एक पर्सन है, उसको पास की चीजें तो दिखाई देती हैं क्लियरली, बट दूर की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। अ पर्सन हु इज एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। आपको वहां पर साफ दिखाई नहीं देंगे, तो इसका मतलब उस पर्सन को मायोपिया हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास के बैक बेंच में कोई बच्चा बैठा हुआ है और उसको जो ब्लैक बोर्ड है, जो भी लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, उसको अगर क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करें, तुरंत जो है एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपने आईज का टेस्ट कराएं, और उसके बाद वो एक आपको स्पेक्टिकल पहनने की सलाह देगा। तो यहां पर देखिए, अब मायोपिया को ठीक करने के लिए, इसके करेक्शन के लिए क्या करें, हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक कॉनकेव यानी कि एप्रोप्रिएट कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो एक्चुअल में देखिए, मायोपिया में होता क्या है, दिस इज ह्यूमन आई, ये हो गया कॉर्निया। तो यहां से लाइट की रेस आए, यहां पे आई लेंस है, तो आई लेंस से क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट करेंगी और यहां पर कहीं इमेज बनेगी। रेटिना से पहले बनना चाहिए था इसको रेटिना में, क्योंकि जब इमेज रेटिना में बनेगी तभी जो हमारा ऑप्टिक नर्व है उसको ब्रेन तक पहुंचाएगा। बट यहां पर क्या होता है, रेटिना में ना बनकर इमेज थोड़ा सा पहले बन जाती है, क्योंकि ये जो लाइंस हैं, यानी कि क्योंकि ये जो हमारी जो रेस है, ये पहले ही मीट हो जा रही है। अब इसके पहले मीट होने का रीजन नंबर 1
हो सकता है कि ये हमारा जो आई लेंस है इसका कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा हो गया हो। अगर क्योंकि जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा तो इसी वजह से पहले मीट हो जाएगी। सो हो सकता है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। तो एक रीजन तो ये हो सकता है इस डिफेक्ट का कि जो कन्वर्जिंग पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए इमेज रेटिना से पहले बन रही है। और एक और रीजन हो सकता है कि इमेज तो अपनी जगह पे बन रही थी, बट जो आई बॉल है इसका साइज अगर बढ़ गया हो किसी भी रीजन से, तो भी हमारी इमेज यहीं पर बनेगी, आई बॉल शिफ्ट हो गई। सो ड्यू टू सेकेंड रीजन है ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ आई बॉल। अगर आपके आई बॉल का साइज बढ़ गया हो तो भी जो रेज है पहले मीट करेंगे और इमेज रेटिना से पहले बन जाएगी। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? अब ठीक करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाए। थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगी तो ये जो हमारी रेज हैं ये थोड़ा बैक साइड में मीट करेंगे, यानी कि रेटिना में मीट कर जाएगी। और हमें पता है डाइवर्ज करने के लिए सबसे अच्छा लेंस होता है हमारा कॉनकेव लेंस, जिसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर यहां पर क्या किया हमने, एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया। तो उससे क्या होगा, यहां से थोड़ी सी रेस डाइवर्ज हो जाएंगी। अब ये रेस थोड़ी सी यहां से क्या होगी, डाइवर्ज हो गई। अब डाइवर्ज होने के बाद फाइनली जब ये आई लेंस में जाने के बाद जब कन्वर्ज करेगी तो बिल्कुल मीट करेंगी एग्जैक्टली ये रेटिना पे, और हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी रेटिना पर। तो पहले आई टेस्ट कराना होगा, फिर डॉक्टर वो चेक करेगा कि कितना कन्वर्ज हो रखा है और कितना डाइवर्ज करने की जरूरत है, इसीलिए आई टेस्ट कराया जाता है। और एक एप्रोप्रिएट आपको कॉनकेव लेंस का स्पेक्टिकल्स दिए जाते हैं। सो उससे होगा क्या, अगर आपको प्रॉपर एप्रोप्रिएट अगर आपको कॉनकेव लेंस मिलेगा तो जितना डाइवर्ज होने की जरूरत है उतनी ही रेज डाइवर्ज होंगी और आपकी जो इमेज है वो फॉर्म हो जाएगी रेटिना में और आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की, जिससे हम लोग फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। सो नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया, also known as far sightedness और long sightedness। देखिए हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें किसी पर्सन को दूर की चीजें तो क्लियरली दिखाई देती हैं बट पास रखी हुई चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं। So that is known as hypermetropia. If a person is able to see far objects clearly but not able to see nearby objects, that defects of vision is known as hypermetropia. For example, अगर किसी पर्सन को न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम अगर प्रॉब्लम हो रही है, उसको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो शिकार है हाइपरमेट्रोपिया का। तो यानी कि उसको क्या है, एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत है और उसको अपनी आईज का टेस्ट कराना चाहिए और आई स्पेशलिस्ट जो भी उसको एडवाइस करे एक प्रॉपर स्पेक्टिकल्स पहनने की तो वो उसको पहने। देखिए अब ऐसा होता क्यों है। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है पास में, यहां से आने वाली रेज कुछ इस तरह से आई, तो हुआ क्या, ये जो रेज रिफ्रैक्शन के बाद आई लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये मीट हुई रेटिना से पीछे और इमेज हमारी बनी यहां पर। ये मीट यहां पर हुई नहीं, हमने इसको एज्यूम किया कि ये कहीं रेटिना के पीछे कहीं मीट करेगी, यानी कि एग्जैक्ट रेटिना में मीट नहीं हुई, यानी कि रेटिना में इमेज हमारी फॉर्म नहीं हुई। अब
ऐसा हुआ क्योंकि एक तो पहला रीजन तो क्या है इसका कि जो हमारी आई लेंस है इसका जो कन्वर्जिंग पावर है वो बहुत कम हो गया। सो ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। तो एक तो रीजन ये हो सकता है कि जो हमारी आई लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर किसी भी रीजन से कम हो गया हो, कि यानी कि जो सीलियरी मसल्स है वो वीक पड़ गई हो, तो जिसकी वजह से आपका जो आई लेंस है वो प्रॉपर तरीके से अपना फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पा रहा हो। सो इसका जो कन्वर्जिंग पावर है वो काफी लो हो जाता है इस केस में। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है कि आपका जो आई बॉल है, देखो पहले तो हो सकता है कि आई बॉल का साइज बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा हो, इमेज इसी पे बन रही हो, और किसी भी रीजन से अगर आपका आई बॉल शॉर्ट हो गया, श्रिंक हो गया, तो उससे भी क्या होगा, आपकी इमेज यहीं पर बनेगी, आपका आई बॉल शॉर्ट हो गया है। सो ड्यू टू शॉर्ट ऑफ आई बॉल, आपका जो आई बॉल है वो अगर आपका छोटा हो गया हो किसी भी रीजन से, तो भी हो सकता है कि आपकी इमेज रेटिना पे ना बने और आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली ना दिखाई दे। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक ऐसे लेंस की जरूरत है जो कि इनको थोड़ा कन्वर्ज कर पाए, ताकि रेज कन्वर्ज होके सीधा मीट हो जाए रेटिना पे। सो कन्वर्ज करने के लिए सबसे अच्छा लेंस होता है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। एक ही लेंस होता है, एक ही लेंस है, वो है कॉन्वेक्स लेंस। सो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एक एप्रोप्रिएट कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। अब यहां पर होगा क्या, देखो हमने यहां पर यूज किया एक कॉन्वेक्स लेंस, तो ये क्या करेगा, इन रेज को थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा। यहां पर भी जो रेज है इसने थोड़ा सा कन्वर्ज किया। सो कन्वर्ज करने के बाद यहां से थोड़ा और कन्वर्ज होगा, तो उसके बाद फाइनली जो हमारी रेज मीट होंगी वो होंगी मीट रेटिना पे, और हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी रेटिना पे, और हमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमें यूज करना होता है एक कॉन्वेक्स लेंस, और वो एक एप्रोप्रिएट कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। इसलिए पहले आईज की चेकिंग होती है, जितनी भी जरूरत हो कन्वर्ज करने की उसी हिसाब से पहना जाता है स्पेक्टिकल्स में आई लेंस। तो एक एप्रोप्रिएट हम लोग यूज करेंगे यहां पर कॉन्वेक्स लेंस। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। देखिए जैसे ही हम ओल्ड एज में पहुंचते हैं, यानी कि जैसे ही बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो लेंस है, आई लेंस है, उसमें आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से ना ही वो थिन हो पाएगा और ना ही थिक हो पाएगा, जिससे हमें ऑब्जेक्ट में फोकस करने पर दिक्कत होती है। और मेनली जो होता है वो पास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें आप प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, यानी कि पास की ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली नहीं विजिबल होती है, जैसा कि हम लोगों ने हाइपरमेट्रोपिया में देखा था। तो बिल्कुल सेम केस है, बट यहां पर होता है वो सीलियरी मसल्स की वजह से। सो दिस इज प्रेस बायोपिया, और इसको अगर आपको करेक्ट करना है तो जैसा कि हाइपरमेट्रोपिया में इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, तो यहां पर प्रेस बायोपिया के करेक्शन के लिए भी आपको एक एप्रोप्रिएट कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा। कभी कभी देखने को मिलता है कि किसी पर्सन को ओल्ड एज पे पास की चीजें और दूर की चीजें दोनों ही क्लियरली विजिबल नहीं हो पाती हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बायफोकल लेंस का यूज करते हैं। तो यहां पर जैसे स्पेक्टिकल्स हैं, तो स्पेक्टिकल्स में क्या होता है, ये जो नीचे वाले पोर्शन है यहां पर यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस का, ताकि पास के ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से फोकस कर पाए, क्योंकि पास के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नीचे की तरफ यानी कि थोड़ा सा आईज को नीचे करके देखते हैं, तो इसलिए यहां पर कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। और जब हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, तो इसीलिए ऊपर की तरफ कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है। सो इनको हम कहते हैं बायफोकल लेंस। दीज आर बायफोकल लेंस। बाय मींस टू, फोकल मींस यहां पर क्योंकि दो हमने लेंस यूज कर रहे हैं, फोकल लेंथ की बात हो रही है, तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं बायफोकल लेंस फॉर द करेक्शन ऑफ, जब आपको क्या हो, पास की चीजें और दूर की चीजें
देखने में प्रॉब्लम हो रही हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कॉर्निया होता है, आउटर पोर्शन ऑफ द आई, वो होता है हमारा स्फेरिकल। तो कभी कभी क्या होता है कि उसका स्फेरिकल शेप किसी भी रीजन से अगर नहीं हो पाए, आपकी चोट लग जाए किसी भी रीजन से, अगर उसका शेप स्फेरिकल नहीं हो पाए तो भी आपको ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम होती है, आपको ऑब्जेक्ट धुंधली दिखाई देती है, ब्लर दिखाई देती है। तो इसके लिए हम लोग उसको अगर करेक्ट करना हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर एडवाइस करते हैं वहां पर कि आपको एक प्रॉपर सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करना होगा, और यहां पर सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है, और उसके बाद आपको जो एस्टिग्मेटिज्म है इस डिफेक्ट से आपको राहत मिलती है। उसके बाद एक और डिफेक्ट आता है दैट इज नोन एज कैटरैक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए आपकी जो आईज का बिल्कुल जो सेंटर पार्ट है, तो वहां पर क्या होता है, आपके व्हाइट कलर के स्पॉट बनने, पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हिंदी में कहीं बोलते हैं कि बादल बन गए हैं उसके आगे। तो पर्सन को क्या ब्लर चीजें ब्लर दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है आपका सर्जरी। सिर्फ ये सर्जरी से ही ठीक हो सकता है, बाकी इसका कोई मेडिसिन नहीं है। आप कोई भी स्पेक्टिकल्स यूज करके इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हो। तो कैटरेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें ये डिफेक्ट आजकल देखने को मिलता है। आपके अगर 35 के ऊपर अगर आपकी एज हो तो भी ये इस एज में देखने को मिला है। मोस्टली जो कैटरेक्ट है ये आपको जो ओल्ड एज वाले पर्सन है उनमें ये देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन की। देखिए आइस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो पास के ऑब्जेक्ट और दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट दोनों को इजीली देख पाता है, क्योंकि जो हमारा जो आई लेंस है वो बड़ा ही फ्लेक्सिबल होता है, वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। फोकल लेंथ को चेंज करने का मीन्स है, अगर आपकी जो आइस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही पास रखा हुआ है तो क्या होगा, ये जो आपकी जो आई लेंस है ये काफी चौड़ा हो जाएगा। उस केस में आपका जो कन्वर्जिंग पावर है बहुत ज्यादा हो जाएगी जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में रखा हुआ है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, अगर आप उस केस में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो जो आपका आई लेंस है वो काफी पतला हो जाता है। अब यहां पर इस केस में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास रख के देख रहे हो तो आपकी जो सीलियरी मसल्स हैं वो क्या करती हैं, वो थोड़ी सी इसको स्ट्रेच करती है। मींस ये क्या हो गया, इस टाइम पे थोड़ा उसको हेल्प करेगी कि वो बिल्कुल थोड़ा चौड़ी हो जाए। तो इसका कन्वर्जिंग पावर चेंज करना है सीलियरी मसल्स। अब इस केस में क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तो आपकी सीलियरी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है उस केस में, और बिल्कुल ये स्ट्रेच हो जाता है और बहुत ही आपका जो आई लेंस है काफी थिन हो जाता है। तो इस केस में जब आपका ऑब्जेक्ट काफी पास रखा हुआ है, मींस नियर ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपका जो लेंस है वो काफी चौड़ा हो गया है, तो इस केस में जो फोकल लेंथ होगा वो भी बहुत, फोकल लेंथ इस केस में काफी कम हो जाएगा, और इस केस में जो फोकल लेंथ है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो इस केस में आपका फोकल लेंथ हो जाता है कम, और इस केस में आपका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो इस केस में पावर बढ़ जाती है, जो आई लेंस है इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, और इस केस में जो पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है कि P इक्वल्स टू 1/f होता है। अगर f इंक्रीज करेगा तो पावर डिक्रीज करेगा, f डिक्रीज करेगा तो पावर इंक्रीज करेगा। तो इसी वजह से रिलेशन देखने को मिलता है। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है तब तो आप उसको बहुत इजीली देख सकते हो, लेकिन अगर आप उससे पास लेके आते हो तो क्या होगा कि आपके आईज में थोड़ी इरिटेशन होगी, आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। सो हमारी जो आईज होती है उसका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। अगर आप उसको 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख के देख रहे हो तो आपको बहुत ही क्लियर दिखाई देगा और आपकी आईज में इरिटेशन भी नहीं होगी। और हमारी जो आईज है उसका फार पॉइंट होता है इंफिनिटी, मींस आप कितनी भी दूर रखी ऑब्जेक्ट है उसको आप इजीली देख सकते हो। सो ये होता है क्योंकि हमारी जो आईज होती है उसका फार पॉइंट होता है इंफिनिटी। देखिए गॉड ने दी हमें 2 आईज, अगर 1 आई होती हमारे पास तो भी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते, लेकिन 1 आई होने में हमारे जो रेंज होता, यानी कि जिस रेंज में
अभी हमें दिखाई देता है 2 आईज के साथ, उस रेंज तक नहीं दिखाई देता। अभी हम 180 डिग्री तक देख सकते हैं दाएं बाएं। 1 आई होने में क्या होता है, आपको रेंज थोड़ा कम हो जाती, बाकी चीजें आपको उतनी ही दिखाई देती। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी आई साइड में होती हैं, तो उनको और ज्यादा ब्रॉडर व्यू दिखाई देता है, तो चीजें और ज्यादा दूर तक, यानी कि उनका जो रेंज है और ज्यादा बढ़ जाता है। और हमारे पास 2 आईज हैं, तो इससे क्या है, एक तो चीजें बहुत ज्यादा जो एरिया है वो कवर हो जाता है, वाइड व्यू रेंज दिखता है आपको, और उसके बाद जो आपका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, तो उसको आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हो कि किस डिस्टेंस में। अगर आपके पास 1 आई होता तो उसमें प्रॉब्लम होती, तो आप एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड नहीं कर पाते। लेकिन क्योंकि हमारे पास 2 आईज है और वो इस तरीके से लोकेटेड है कि आपको किसी भी चीज का एग्जैक्ट डिस्टेंस पता लग पाता है। उसके बाद अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आईज नहीं होती, या किसी रीजन से वो अपनी आईज खो चुके हैं, उनका लॉस, जो विजन है वो लॉस हो चुका है। तो आई डोनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जिनकी आईज नहीं होती है उनको दोबारा से आईज मिल सकती हैं। तो आई डोनेशन जो है वो कोई भी कर सकता है, मेल हो या फीमेल हो, किसी भी एज का हो, तो कोई भी अपनी आई को डोनेट कर सकता है। और वो जो आई है वो अगर डोनेट कर देता है, अग्रीमेंट में अगर साइन हो जाते हैं, तो उस पर्सन की डेथ के बाद उसकी आई को जो आई बैंक जहां पर उसने डोनेट किया होगा वो निकाल के ले जाते हैं। अब देखिए, जब मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है आई बैंक में। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आते हैं वहां पे, या तो फिर अगर किसी पर्सन की हॉस्पिटल में डेथ हुई हो तो वो हॉस्पिटल में जाते हैं और वहीं से आई रिमूव कर लेते हैं। तो बट ये जो आई रिमूव का जो प्रोसेस है, ये मतलब जिसकी डेथ हो गई हो उसके 4 to 6 आवर के बीच में ही होना चाहिए। मतलब इस रेंज से पहले पहले जो है, मतलब इस टाइम से पहले पहले उसकी जो आईज है रिमूव हो जानी चाहिए। और रिमूव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली लगते हैं इसमें, 15 to 30 मिनट्स, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और अच्छा, कौन लोग आई डोनेट कर सकते हैं और कौन लोग आई डोनेट नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए किसी को मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, तो ये लोग भी अपनी आई डोनेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को बीपी है वो भी अपनी आई डोनेट कर सकता है। और अगर किसी को जैसे डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, किनको अगर ये प्रॉब्लम है तो वो भी अपनी आई डोनेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जिसमें कोई पर्सन अपनी आई डोनेट नहीं कर सकता। अगर किसी को कम्युनिकेबल डिजीज है कोई, यानी कि कोई फैलने वाली बीमारी है, जैसे आपका एड्स हो गया, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अगर किसी को एड्स है, या फिर और कुछ डिजीज जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, टिटनेस हो गया, और आपका कॉलरा हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, एंसाइक्लिटिस हो गया, अगर किसी को ये सब डिजीज अगर होती है और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, तो वो पर्सन अपनी आईज को डोनेट नहीं कर सकता है। तो ये चीजें कुछ हमें पॉइंट्स याद ध्यान रखने हैं कि कौन से लोग अपनी आई डोनेट कर सकते हैं और कौन से लोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्लास प्रिज्म की। देखिए, ग्लास प्रिज्म है क्या, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है, इसकी 2 फेसेस तो ट्रायंगुलर होते हैं और जो 3 फेसेस होते हैं वो होते हैं रेक्टेंगुलर। सो इस तरीके से दिस इज अ ग्लास प्रिज्म। तो यहां पर एक फेस इसका ये हो गया ट्रायंगुलर, और एक फेस ये वाला हो गया, ये वाला फेस, दिस इज ऑल्सो ट्रायंगुलर। और एक फेस रेक्टेंगुलर फेस, एक ये वाला हो गया इस साइड वाला, एक इस साइड वाला हो गया, और एक जो बेस है इसका वो हो गया रेक्टेंगुलर फेस। यानी कि यहां पर ट्रायंगुलर फेस होते हैं, ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं 2, और रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं यहां पर 3। और देखिए, ये जो रेक्टेंगुलर फेसेस है ये ऐसे इंक्लाइंड है कि एक एंगल फॉर्म हो रहा है। सो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। सो अगर हमें कभी प्रिज्म को अगर फिगर में शो करना होता है तो हम लोग सिर्फ एक ट्राइंगल से इसको शो करते हैं इस तरीके से। तो यहां पर ये जो एंगल हो गया हमारा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म।
दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको हम लोग कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो यहां पर अब रिफ्रैक्शन किसी ग्लास प्रिज्म में किस तरीके से होता है। सो दिस इज अ ग्लास प्रिज्म, हमने इसको ले लिया PQR। अब कोई लाइट रे इस पे इंसिडेंट हुई, कोई व्हाइट लाइट हमने इसके ऊपर इंसिडेंट कराई, सबसे पहले ये पड़ी फेस PQ पर। सो दिस रे इज इंसिडेंट रे, इस रे को हम ले लेते हैं AB नेम दे देते हैं। AB इंसिडेंट हुई। अब इस फेस पे अगर इंसिडेंट हो रही है तो इस फेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, एक नॉर्मल होगा, दिस इज N1। सिंस दिस लाइट रे, दिस इंसिडेंट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये कहां से ट्रेवल कर रही है, एयर से ग्लास में एंटर हो रही है। सो एयर हमें पता है एक रेयरर मीडियम की तरह बिहेव करेगा यहां पर, और जो ग्लास होगा वो एक डेंसर मीडियम होता है। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे, एयर रेयरर मीडियम और ग्लास डेंसर मीडियम। सो अगर कोई लाइट रे रेयरर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो टुवर्ड्स से नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, तो यहां से नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से, और इस तरीके से शिफ्ट होती है कि ये जो बेस है इसके पैरेलल हो जाती है। तो यहां पर हमने ले लिया इसको C। सो BC इज रिफ्रैक्टेड रे। सो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी। अब ये गई है और इंसिडेंट हुई है फेस PR पे, तो फेस PR पे इंसिडेंट हुई, अब ये बिहेव करेगी इसके पास एज ए इंसिडेंट रे। तो यहां पर एक नॉर्मल और हो जाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू दिस फेस PR। नाउ अब यहां पर जो लाइट की रे है ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रही है, दैट मींस डेंसर टू रेयरर मीडियम में ट्रेवल हो रहा है इसका। Since this ray is traveling from denser to rarer medium, it will go away from the normal। अब ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से कहीं दूर चली जाएगी, कुछ इस तरीके से। जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। और यहां पर ये जो रे है इसको हमने CD नेम दे दिया है। CD इज इमर्जेंट रे, दिस इज इमर्जेंट रे। अब देखिए यहां पर अगर ये इंसिडेंट रे अगर सीधी जाती, मान लीजिए अगर यहां पर कोई ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधी जाती इस तरीके से, और इस रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम लोग बैक साइड एक्सटेंड करते हैं तो अब देखिए यहां पर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये ग्लास प्रिज्म रखा, इसकी वजह से इतना ये रिफ्रैक्ट हो गया है। इमर्जेंट रे को जब हमने बैक साइड एक्सटेंड किया तो इनके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि इंसिडेंट रे इतना डेविएट हो गई अपने पाथ से इस ग्लास प्रिज्म की वजह से। सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल मींस डेल्टा भी कहते हैं इसको। सो इस तरीके से किसी ग्लास प्रिज्म से जब किसी व्हाइट लाइट को पास किया जाता है तो इस तरह से उसका रिफ्रैक्शन होता है। सो दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए सर आइजैक न्यूटन जो थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने एक व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास कराया तो उनको क्या मिला, एक स्पेक्ट्रम मिला 7 कलर्स का। तो वहां से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये जो व्हाइट लाइट है ये कॉम्बिनेशन है 7 डिफरेंट कलर्स का। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रखा यहां पर एक ग्लास प्रिज्म और यहां से उन्होंने एक व्हाइट लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट कराया। तो उन्होंने क्या देखा कि यहां पर ये क्या हो रहा है, ये स्प्लिट हो जा रहा है यहां से 7 डिफरेंट कलर्स में, और यहां पर हमें एक स्पेक्ट्रम मिल जा रहा है। सेवन डिफरेंट कलर्स का हमें यहां पर एक स्पेक्ट्रम मिल गया। सो यही जो फिनोमेना है कि जो व्हाइट लाइट है स्प्लिट हो जाता है 7 डिफरेंट कलर्स में, दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहां पर ये जो कलर्स स्प्लिट हुए हैं तो यहां पर जो हमें स्पेक्ट्रम मिला उसमें सबसे जो नीचे कलर मिला दैट इज
violet, then indigo, then blue, then green, then yellow, orange और red. इसको हम लोग कहते हैं विबग्योर. This is known as विबग्योर. विबग्योर, here violet, then indigo, then blue, उसके बाद green, yellow, orange and red. तो इस तरीके से हमें 7 कलर्स का एक स्पेक्ट्रम मिल गया. अब यहां पर देखिए जो रेड कलर है ये सबसे कम डेविएट हुई है अपने पाथ से, क्योंकि यहां पर इसका जो स्पीड होती है रेड कलर की दैट इज मैक्सिमम. सो स्पीड ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम. यहां पर अगर इसके वेवलेंथ की बात करें तो इसका जो वेवलेंथ भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है रेड कलर का. बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मिनिमम होती है इन सभी कलर्स के कंपैरिजन में. फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई मिनिमम. तो इसी तरीके से सबसे ज्यादा स्पीड रेड कलर की, फिर यहां से स्पीड क्या होती रहेगी, धीरे धीरे कम होती रहेगी. यहां पर जब तक ये वॉयलेट में आता है इसकी जो स्पीड है वो मिनिमम हो जाती है. मींस वॉयलेट के कलर में स्पीड हो जाएगी मिनिमम. जो वॉयलेट कलर है उसकी स्पीड मिनिमम होती है. इसका जो वेवलेंथ होता है वो भी मिनिमम होता है. और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है वॉयलेट कलर का. फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम. सो दिस इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. फिर न्यूटन ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म के सामने एक और प्रिज्म रख दिया, और वो भी इस तरीके से. एक और प्रिज्म रखा, वो भी इन्वर्टेड, उल्टा रख दिया इन्होंने इस तरीके से. बिल्कुल सेम साइज के प्रिज्म रखे. तो इन्होंने क्या किया, यहां पर फिर से व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई. दिस इज व्हाइट लाइट. ये क्या हुआ, यहां से स्प्लिट होना स्टार्ट हुआ, इसका डिस्पर्जन हुआ. स्प्लिट होने के बाद जब ये दूसरा जो प्रिज्म है इसके ऊपर इंसिडेंट हुई तो क्या देखा इन्होंने कि सभी जितनी भी ये रेज हैं, जितनी भी लाइट है, लाइट की रेज, ये सब आपस में दोबारा से रिकंबाइन हो गई और यहां पर हमें व्हाइट लाइट मिल गई. सो फाइनली यहां पर मिल जाती है व्हाइट लाइट. सो दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स. यानी कि जो स्पेक्ट्रम हमें मिला था उस वो रिकंबाइन हो गए और फिर से व्हाइट लाइट हमें मिल गई. सो दैट मींस आप लोग व्हाइट कलर को स्प्लिट भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से, प्रिज्म की हेल्प से, और उसको अगर रिकंबाइन करना हो हमने तो एक और प्रिज्म अगर उसके सामने रख देंगे सो इस तरीके से उसको रिकंबाइन भी किया जा सकता है. देखिए रेनबो एक डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है. इसमें क्या होता है, एक रेनबो फॉर्म होता है एक आर्च की फॉर्म में, और वो आर्च 7 डिफरेंट कलर्स का होता है. और ये बनता कब है, जब कभी भी बारिश हो और उसके बाद उसी टाइम पे सन भी प्रेजेंट हो, तब जाके रेनबो का फॉर्मेशन होता है. बट ये रेनबो का फॉर्मेशन एक क्रिटिकल कंडीशन है. उसमें होता क्या है, देखिए जब भी कभी बारिश हुई और बारिश भी बहुत तेज नहीं होनी चाहिए, हल्की बारिश हो, और उसके बाद क्या हो, एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं. उन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर अगर रेन ड्रॉप्स, दीज आर द डस्ट पार्टिकल्स, और ये है हमारे रेन ड्रॉप्स. अगर इन डस्ट पार्टिकल में रेन ड्रॉप्स इस तरीके से अरेंज हो जाए और एक पैटर्न फॉर्म कर लें, और उसके बाद क्या हो, वहां पे इनके ऊपर पड़े सन की रेज, तो यहां पर फिनोमिना होता है डिस्पर्जन का. अब यहां पर देखिए, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आप लोगों को तो यहां पर देखिए किस तरह से होता है. ये आपकी लाइट यहां पे इंसिडेंट हुई, सन की रे यहां पे पड़ी. अब यहां पे सबसे पहला जो फिनोमिना होगा वो होगा रिफ्रैक्शन का, क्योंकि यहां पर जो लाइट की रे है एयर से इस वाटर ड्रॉपलेट यानी कि वाटर के अंदर जा रही है, तो इसका मतलब यहां पर हुआ रिफ्रैक्शन. और रिफ्रैक्शन के साथ साथ
यहां पर हो जाता है इसका डिस्पर्जन। ये स्प्लिट हो जाता है 7 डिफरेंट कलर्स में। सो दिस इज डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन होने के बाद यहां पर क्या होगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। वैसे क्या होता है कि जब भी लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो यानी कि आर पार चले जानी चाहिए, तभी ये रिफ्लेक्ट होगी जब यहाँ के पॉलिश सरफेस होना चाहिए। बट विदाउट पॉलिश्ड सरफेस यहां से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। सो इस फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और शॉर्ट में इसको कहते हैं TIR। और एक बार फिर से यहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। लाइट इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, और फाइनली आपको यहां पर क्या दिखेगा, एक स्पेक्ट्रम दिखेगा 7 डिफरेंट कलर्स का। तो इस तरीके से ये तो सिर्फ एक छोटे से वाटर ड्रॉपलेट में हुआ ये वाला फिनोमिना। ऐसे क्या होता है, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होते हैं, बहुत ज्यादा ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यही फिनोमिना उन सभी में होता है। और इस तरीके से फाइनली आपको क्या दिखता है, 7 कलर का एक आर्च दिखता है। सो दिस इज रेनबो। अब रेनबो दिखेगा किसको, कोई एक ऑब्जर्वर है, कोई एक पर्सन है खड़ा है, तो उसके सामने रेनबो फॉर्म होगा कब, जब उसके बैक साइड में यानी कि उसके बिहाइंड सन होना चाहिए, तभी उस पर्सन को जो रेनबो है वो दिखाई देगा। तो ये एक कंडीशन है जब रेनबो फॉर्म होता है, किस पर्सन को वो दिखाई दे, यानी कि वो पर्सन खड़ा हो तो उसके बैक साइड में सन हो तो रेनबो का फॉर्मेशन उसके सामने होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। देखिए रिफ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी लाइट की रेस ट्रेवल करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो वो अपने पाथ से बेंड कर जाती हैं। सो दैट फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन। अब यहां पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, तो रिफ्रैक्शन अगर एटमॉस्फेयर में हो जाए सो दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होगा, अब देखिए होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट रहती है, तो जो ऊपर वाली जो एयर रहती है, ऊपर की जो एयर है वो गोल्डन होती है, वो गोल्ड होती है, और जो नीचे की जो लेयर होती है वो हॉट एयर की होती है। सो यहां पर ऊपर की जो एयर है वो गोल्डन है, और यहां की जो एयर है वो हॉटर है। तो यहां पर क्या होता है, नीचे की सॉरी ये उल्टा हो गया, ऊपर की हॉटर होगी और ऊपर की हॉट, उसके बाद धीरे धीरे ये कोल्ड होती जाएगी, और नीचे आते आते ये क्या हो जाएगी, और ज्यादा कोल्ड हो जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ, लेयर्स बन गई हैं, एटमॉस्फेयर में लेयर्स बन गई हैं। तो जो हमारी जो हॉट एयर होगी ये एज ए रेयर मीडियम बिहेव करेगी, और जो कोल्ड एयर होगी वो एज ए डेंसर मीडियम बिहेव करेगी। सो यहां पर जो रिफ्रैक्शन होगा सो दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में कुछ फिनोमेना होते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी लाइट होती है, तो जब उनमें से लाइट की रेज निकलती हैं और हमारी आईज तक पहुंचती हैं, तो उससे पहले उसमें मल्टीपल रिफ्रैक्शन होते हैं। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई एक स्टार है और यहां पर है कोई ऑब्जर्वर, यहां से लाइट की रे निकली। अब ये लाइट की रे रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, क्योंकि ऊपर जो है एयर हॉट है, तो रेयरर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करेगी, सो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। सो अगेन ये रेयरर टू डेंसर कंपैरिजन होता है रेयर डेंसर का, तो ऊपर वाली जो मीडियम है वो रेयरर फिर से डेंसर, तो टुवर्ड्स नॉर्मल। सो इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा और फाइनली इस ऑब्जर्वर के आईज में ये पहुंच जाएगी लाइट की रे। अब हर बार क्या होगा, ये अब इसको, इस पर्सन को जो स्टार दिखाई देगा, क्योंकि हमारी जो आईज है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में देखती हैं, तो इस पर्सन को स्टार दिखाई देगा कहीं यहां पर। अब कुछ टाइम बाद, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो यहां पर कुछ टाइम बाद क्या होगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे ही चेंज हुई तो हो सकता है कि ऊपर वाली रेयर थोड़ा कम हो और डेंसर बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा, कुछ टाइम बाद रिफ्रैक्शन मान लो कुछ यहां पे आ रहा है,
तो स्टार की पोजीशन स्लाइटली चेंज हो जाएगी। सो हर बार ऐसे ही होता है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको क्या होगा, जो स्टार जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से जो स्टार है वो स्लाइटली शिफ्ट होता रहता है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो स्टार्स है वो ट्विंकल हो रहा है। एक्चुअल में स्लाइटली वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल है कि जब भी कभी आपने देखा हो कहीं पे अगर आग जल रही तो उसके ऊपर क्या होता है, कुछ रेस जाती है, हीट रेस जाती है। तो अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो आपको हिलता हुआ दिखाई देता है थोड़ा सा, तो वो भी एक रिफ्रैक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। सो दैट इज ऑल्सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब नेक्स्ट इज द स्टार सीम्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो स्टार्स की जो हाइट होती है उससे वो थोड़ा हमें और ज्यादा ऊपर दिखते हैं। वो कैसे? अगेन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऊपर का मीडियम रेयर क्योंकि हॉट एयर रहता है, नीचे का मीडियम धीरे धीरे क्या होता रहेगा, डेंसर होता रहेगा। सो यहां का मीडियम डेंसर। तो यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, लाइट की स्टार की रेज जो है यहां से निकली, यानी कि स्टार जो लाइट है स्टार की वो निकली यहां से और ट्रेवल की इसने रेयर टू डेंसर मीडियम, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, अगेन टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर से टुवर्ड्स नॉर्मल, अगेन टुवर्ड्स नॉर्मल, और फाइनली ये पहुंचेगी ऑब्जर्वर के आईज में। अब जो आईज होती है हमारे हमेशा देखती है स्ट्रेट लाइन में, तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहीं इस हाइट पे होगी। सो एक्चुअल पोजीशन तो ये थी इसकी, हाइट एक्चुअल ये थी, बट हमें कहां दिखाई दिया स्टार, कुछ और ज्यादा हाइट पर। तो जो एक्चुअल पोजीशन होती है स्टार की उससे थोड़ा और ज्यादा हाइट पर दिखाई देते हैं स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक और बहुत अच्छा फिनोमेना है, दैट इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो देखिए होता क्या है, ये हमारा अर्थ है, यहां पर दिस इज हॉरिजन, यहां पर कोई मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, कोई पर्सन खड़ा है, ये हो गया हमारा ईस्ट, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। सनराइज होता है ईस्ट से। अब देखिए अभी सन प्रेजेंट है बिलो द हॉरिजन, हॉरिजन से नीचे है, यहां से जो लाइट की रे आ रही है इसमें भी मल्टीपल रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि ये भी एटमॉस्फेयर से होती हुई आ रही है। तो इस तरीके से हमारी आईज में मल्टीपल रिफ्रैक्शन के बाद ये जो लाइट की रेज है सन से जो आ रही है वो पहुंचती है। हमारे आईज को देखने की हैबिट होती है इन स्ट्रेट लाइन, तो हमें लगता है कि जो सन है वो थोड़ा सा हॉरिजन के ऊपर आ चुका है, बट इसकी एक्चुअल पोजीशन होती है बिलो द हॉरिजन, बट हमें दिखता कहां पे है, हॉरिजन के ऊपर। और ये जो डिफरेंस होता है दैट इज ऑफ 2 मिनट्स। एक्चुअल में 2 मिनट के बाद यहां पहुंचता, बट 2 मिनट पहले ही हमें सन यहां पर दिखने लगता है। ऐसा ही सनसेट के केस में होता है, जब सनसेट होता है तो वो वेस्ट में होगा। तो अब यहां पर क्या है, देखिए सन पहुंच चुका है बिलो द हॉरिजन, यानी कि सूर्य अस्त हो चुका है, सनसेट हो चुका है, बट सनसेट होने के बावजूद भी ड्यू टू मल्टीपल रिफ्रैक्शन, क्योंकि हमारी आईज हमेशा स्ट्रेट लाइन देखती है, तो जो हमें सन है वो अबव द हॉरिजन दिखाई देता है। और यहां पर भी जो डिफरेंस होता है दैट इज ऑफ 2 मिनट्स। सो एक्चुअल में सन कहां है, बिलो द हॉरिजन है, बट दिख कहां पर रहा है हमें, अबव द हॉरिजन। तो यानी कि मॉर्निंग के टाइम पे 2 मिनट हमें एक्स्ट्रा सनराइज देखने को मिलता है, और इवनिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा 2 मिनट का सन, यानी कि सन हमें एक्स्ट्रा दिखाई देता है ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिनोमेना। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज है। तो पर डे में यानी कि हम लोग 4 मिनट्स सन ज्यादा देख पाते हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि आप पूरे लाइफ स्टाइल यानी कि पूरे लाइफ स्पैन में कितना देख पाते हैं, तो आप उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो उससे क्या पता लगेगा कि आप यानी कि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आपके दिन यानी कि आप कितने दिन सनराइज और सनसेट यानी कि आप सन को कितना एक्स्ट्रा देख पाए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए जब भी कभी लाइट ट्रेवल करती है
तो उसके पाथ में यानी कि उसके रास्ते में अगर कुछ पार्टिकल्स आ जाएं, जिन्हें हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहते हैं, अगर वो आ जाते हैं तो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शंस में। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमने ले लिए, दीज ऑल आर सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब लाइट की रे यहां पर आई, दिस इज व्हाइट लाइट। अब क्या होगा, जैसे ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स में टकराएगी इससे, तो क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाएगी। सो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें देखने को मिलता है, एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा कि कभी आपका जो रूम है, अगर वहां से अगर कहीं से एक छोटा सा अगर छेद है या फिर ऐसा कोई पाथ मिल गया लाइट को अंदर आने का, तो वहां अगर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो आपको वो जो लाइट है उसका पूरा पाथ दिखाई देता है, क्योंकि जो लाइट की रेज है वो डस्ट पार्टिकल्स पे टकराती है और स्कैटर्ड होती है। तो इसकी वजह से ऐसे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और उतनी ही नंबर ऑफ रेज जब उन डस्ट पार्टिकल से टकराती हैं इस तरीके से, ये बहुत ज्यादा जब लाइट की रेज इन पे इंसिडेंट हुई और इस तरीके से स्कैटर्ड हो गई, तो आपको इसका पूरा पाथ दिखाई देता है उस टाइम पे। सो दैट फिनोमेना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अब देखिए, कहीं अगर फॉरेस्ट में कैनोपीज बनती हैं, यानी कि पतली पतली आपको पेड़ों के बीच में से बिल्कुल लाइट की रे यानी कि पूरी की पूरी बीम दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो प्रेजेंट होते हैं। सो जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, these can be dust particles, these can be water droplets and these can be molecules also. So अब यहां पर देखिए, अगर कभी एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं, तो वहां पर जो लाइट रे यानी कि व्हाइट लाइट जो हमारी आ रही है वो यहां पे स्कैटर्ड होती है। अगर वो इंसिडेंट होती है वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर वाटर पार्टिकल्स कह सकते हैं आप, या फिर अगर ये इंसिडेंट होती है डस्ट पार्टिकल्स पे, तब जो आपकी जो व्हाइट लाइट होगी वो स्कैटर करेगी। बट अगर यही लाइट की रे अगर किसी मॉलिक्यूल पे पड़ती है, तो उस केस में यहां पर जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज्यादा स्कैटर करेगी। ब्लू लाइट उस केस में सबसे ज्यादा स्कैटर करेगी, क्योंकि यहां पर जो डस्ट पार्टिकल है उसका साइज इन कंपैरिजन टू मॉलिक्यूल बड़ा होता है, तो यहां पर हमारी जो व्हाइट लाइट है सबसे ज्यादा स्कैटर करती है। अब क्योंकि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स का एक इसमें एक कंपोनेंट ब्लू भी होता है, तो यहां पर अगर हमारा पार्टिकल बहुत छोटा है, यानी कि अगर हमने मॉलिक्यूल ले लिया, तो उस केस में क्या होगा, ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा। तो ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। जो ब्लू कलर होता है इसका वेवलेंथ काफी कम होता है, यानी कि मिनिमम वेवलेंथ होता है इसका इन कंपैरिजन टू जो अदर कलर्स होते हैं। हमने विबग्योर पढ़ा हुआ है। सो जो व्हाइट लाइट है वो विबग्योर यानी कि 7 डिफरेंट कलर्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर जो ब्लू कलर होता है, ब्लू लाइट होती है, उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो इसीलिए इसका वेवलेंथ सबसे कम है, इसीलिए सबसे ज्यादा स्कैटर करता है ब्लू लाइट, और सबसे कम स्कैटर करता है रेड लाइट। रेड लाइट scattered least because wavelength मैक्सिमम होती है। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए सबसे कम स्कैटर करता है। तो यहां पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। जो स्काई का कलर है ब्लू क्यों है? देखिए, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं और मॉलिक्यूल्स भी, एयर मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं और भी बहुत सारे गैसेस हैं। क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अवेलेबल है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, इसीलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। तो
जो देखिए, जो डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये तो सबसे ज्यादा व्हाइट लाइट को ही स्कैटर करते हैं, इसीलिए चीजें आपको बिल्कुल हर चीज जो आपको व्हाइट ही दिखाई देगी आपके सामने। बट जो एटमॉस्फेयर में जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन के, तो ये क्या करते हैं, जो ब्लू कलर है उसको सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं। इसी वजह से जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखता है। सो स्काई का कलर ब्लू दिखता है क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है, वो ब्लू कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं, इसी वजह से स्काई का कलर ब्लू दिखता है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई द आउटर स्पेस लुक्स डार्क एंड ब्लैक। देखो, अगर आप यहां से स्पेस में जाओगे ना, तो वहां पर आपको पूरा का पूरा डार्क दिखाई देगा। आउटर स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, और अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो मॉलिक्यूल्स भी नहीं होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स भी नहीं होंगे, तो लाइट किससे स्कैटर होगी? तो स्कैटर होने का कोई है नहीं, वहां पर कोई चीज ऐसी मौजूद नहीं जो उसको स्कैटर करे। तो इसी वजह से वहां पर कोई चीज स्कैटर नहीं होती है, लाइट स्कैटर नहीं होती, इस वजह से वो बिल्कुल डार्क दिखता है, डार्क और ब्लैक दिखता है। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि आपका जो एटमॉस्फेयर, अर्थ का भी अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो तो क्या होगा? तो भी आपको जो स्काई का कलर है वो आपको बिल्कुल ब्लैक दिखेगा, तो आपको ब्लू कलर स्काई का नहीं दिखेगा अगर अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तब। सो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन रेड क्यों दिखाई देता है? ब्लू दिखना चाहिए। देखिए क्या होता है, दिस इज अर्थ, दिस इज हॉरिजन। अब यहां पे हमारा सन है एट द टाइम ऑफ सनराइज, और यहां पर हम ले लेते हैं सन को एट द टाइम ऑफ सनसेट। अब यहां कोई पर्सन है और सन इस तरीके से ट्रेवल करेगा, और नून के टाइम पे कहीं यहां पर होगा सन, दिन के टाइम पे। अब यहां पर जो डिस्टेंस है, जो ऑब्जर्वर है और जो सन का डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया सनराइज के टाइम पे भी और सनसेट के टाइम पे भी, ये डिस्टेंस हो गया मैक्सिमम। अब जब यहां से सन की रेस ट्रेवल होते हुए यहां तक पहुंची है और उसका मल्टीपल रिफ्रैक्शन भी होता है, सो जिसकी वजह से ये जो ब्लू कलर है ये कंप्लीटली स्कैटर हो जाती है। और क्योंकि जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक जो रेड कलर है वही ट्रेवल कर पाती है, इसीलिए इवनिंग के टाइम पे हमारी आईज तक जो कलर पहुंचता है दैट इज रेड। इसी तरीके से इवनिंग में भी होता है, सनसेट के टाइम पे ब्लू कलर सारा का सारा स्कैटर्ड हो गया, सबसे ज्यादा जो कलर हमारे आईज तक पहुंचा दैट इज रेड, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, वेवलेंथ इसका मैक्सिमम, रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, इसी वजह से ये सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। दिन के टाइम पे क्या होगा, देखिए यहां पर जब नून होता है, दिन के टाइम पे जो डिस्टेंस होगी ऑब्जर्वर और सन की ये मिनिमम होती है, तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल व्हाइट कलर ही दिखेगा। यहां पर इस टाइम पे भी ब्लू कलर सबसे कम स्कैटर होता है, मींस आपको यहां पर क्या दिखाई देगा, उस टाइम पे लाइट आपको बिल्कुल व्हाइट दिखाई देगी, मोस्टली व्हाइट रहेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई रेड कलर इज यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ डेंजर। तो आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट में भी रेड कलर को एज ए सिंबल ऑफ डेंजर यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत दूर से ही विजिबल होती है। अब क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो इसीलिए स्कैटर सबसे कम होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है रेड कलर, इसीलिए इसको एज अ सिंबल ऑफ डेंजर यूज किया गया। तो यहाँ पर आप ये सिंबल देख सकते हैं यूट्यूब का, इसमें सबसे ज्यादा आपको यही कलर दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल शाइन कर रहा होगा। क्योंकि इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है रेड कलर, दैट्स व्हाई रेड कलर इज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ डेंजर।